India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिल गई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को जमानत याचिका खारिज कर तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। फैसले के बाद तीस्ता का पासपोर्ट निचली अदालत के पास ही सरेंडर रहेगा। तीस्ता गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादातर सबूत दस्तावेजी हैं। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता से हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। सुनवाई के दौरान तीस्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तीस्ता को दूसरों के साथ फंसाने की कोशिश की जा रही है। इनके हर मामले में रईस खान ही मुख्य गवाह के रूप में हर मामले में पेश किया गया। 2022 में उसने एक नया बयान दिया है कि अहमद पटेल ने राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला SIT की दलीलों पर आधारित था। उच्च पदों पर बैठे लोगों को फंसाने की बात कही गई थी। कांग्रेस पार्टी से लिए गए पैसे की पुष्टि नेता नरेंद्र ब्रह्म भट्ट ने भी की थी। कोर्ट ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि तीस्ता को हिरासत में रखने के पीछे क्या उद्देश्य है। ASG ने कहा कि गंभीर अपराध है। कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा, आप 2022 तक क्या कर रहे थे? आपने गिरफ्तारी के बाद क्या जांच की? ASG ने कहा, जांच SIT की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका जिक्र FIR में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि एक तरफ वो केस के मेरिट पर नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वो मेरिट की बात करता है। ये विरोधाभासी है। ASG राजू ने कहा कि इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, आप फैसले के एक हिस्से को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? कोर्ट को जमानत के समय ये देखना होगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, क्या उसके भागने का खतरा है, अगर व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। ASG ने कहा, जांच SIT की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका जिक्र FIR में किया गया है। कोर्ट ने कहा, सबूत तो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके पास हैं, तो वो छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हाई कोर्ट को उन मुद्दों पर जाना चाहिए था? वहीं जस्टिस दीपांकर दत्ता ने गुजरात सरकार से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि मामले का ट्रायल पूरा होने तक वो जेल में ही रहे? ASG राजू ने जवाब में कहा है कि ये एक ऐसा मामला है जहां सजा उम्र कैद तक है। ऐसे में इस तरह के मामलों में जब जमानत पर विचार किया जाए तो एक अलग स्तर पर विचार होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी जमानत में दी गई शर्तों का उल्लंघन होता है तो जांच एजेंसी सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो IPC की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिक वैधता से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जो बलात्कार के अपराध से गैर सहमति वाले वैवाहिक यौन संबंध को छूट प्रदान करती है। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष मामला अभी भी सूचीबद्ध नहीं होने के बाद इसका उल्लेख किया गया है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में उपस्थित हुई, जिसमें कहा गया कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो वो IPC की धारा 376 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। उन्होंने ये कहते हुए शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया कि मामले के तथ्य में बाल यौन शोषण के भी आरोप शामिल हैं। इससे पहले जयसिंह ने अनुरोध किया कि उनके मामले को वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ नहीं बल्कि अलग से सूचीबद्ध किया जाए। CJI DY चंद्रचूड़ ने बाल यौन शोषण के भी आरोप पर कहा, एक कारण है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम मुख्य मामलों की सुनवाई के दौरान आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हम इसे टैग नहीं करेंगे, लेकिन इसे उसी दिन रखेंगे।
जयसिंह ने कोर्ट से आग्रह किया कि संविधान पीठ में चल रहे मामले खत्म होने के बाद इस मामले की सुनवाई की जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, वैवाहिक बलात्कार को हमें पहले सुलझाना होगा, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। सीबीआई की सुनवाई खत्म होने के बाद शायद उसके बाद हम इसे रखेंगे। मैं शाम को रजिस्ट्रार से बात करूंगा। अदालत के समक्ष याचिकाओं के समूह में 4 प्रकार के मामले शामिल हैं। पहला, वैवाहिक बलात्कार अपवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट के खंडित फैसले के खिलाफ अपील। दूसरा, वैवाहिक बलात्कार अपवाद के खिलाफ दायर जनहित याचिकाएं हैं। तीसरा, याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली है, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के लिए आईपीसी की धारा 376 के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कायम रखा गया है। और चौथा, हस्तक्षेप करने वाले अनुप्रयोग है। लाइफ मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी के जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम शिवशंकर की जमानत याचिका 2 सप्ताह के लिए स्थगित की है। केरल के सीएम के पूर्व प्रधान सचिव हैं शिवशंकर। शिवशंकर ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की है। अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तथ्यों की जांच करने और प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। शिवशंकर ने खराब स्वास्थ्य के आधार पर लाइफ मिशन भ्रष्टाचार मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लाइफ यानी कि आजीविका समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण मिशन परियोजना बेघरों के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवास परियोजना है। जब मामला जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ के समक्ष आया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें तथ्यों की जांच करने और अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। शिवशंकर की ओर से पेश एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मनु श्रीनाथ की सहायता से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने अदालत को बताया कि शिवशंकर का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि शिवशंकर को सरकारी अस्पताल में इलाज की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जयदीप गुप्ता ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। मामला अगस्त के पहले सप्ताह में पोस्ट किया गया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दायर की गई थी, जिसने पहले शिवशंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले हफ्ते शिवशंकर ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस ले ली थी, जब अदालत ने नियमित जमानत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनकी एसएलपी लंबित होने के बीच आदेश पारित करने में अनिच्छा व्यक्त की थी। 14 फरवरी को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से शिवशंकर लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में है। 24 फरवरी 2023 को शिवशंकर को 8 मार्च 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद रिमांड बढ़ा दी गई थी और शिवशंकर अभी भी न्यायिक हिरासत में है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूएई रेड क्रिसेंट द्वारा दान की गई धनराशि का उपयोग करके त्रिशूर जिले में 140 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए लाइफ मिशन की परियोजना के लिए अनुबंध कार्य देने के लिए प्राप्त कथित अवैध संतुष्टि से उत्पन्न हुआ है, जो कि केरल के बाढ़ पीड़ितों के लिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकार या रिपोर्टर होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास कानून अपने हाथ में लेने का लाइसेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक पत्रकार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आरोपी पत्रकार एक नवजात बच्चे की अवैध बिक्री और खरीद से जुड़े रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उस पर खबर दबाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा। पत्रकार का कहना है कि वो एक मान्यता प्राप्त संवाददाता है। उसने 26 जुलाई 2021 को दैनिक भास्कर में एक न्यूज पब्लिश की थी, जिसमें नवजात बच्चे की अवैध बिक्री से जुड़े एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया था और जवाबी कार्रवाई के रूप में मामले में आरोपियों में से एक को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता और अन्य पत्रकारों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
हालांकि जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की डिवीजन बेंच ने कहा, याचिकाकर्ता अब अंतरिम सुरक्षा का हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता दूसरे मामलों में भी शामिल है। इसके अलावा राज्य के वकील के मुताबिक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्या याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने की आवश्यकता है, इस पर जांच अधिकारी को विचार करना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, आरोपों के अनुसार फिरौती 50 लाख रुपए की मांगी गई थी और भुगतान की गई रकम केवल 50,000 रुपए थी। ये शिकायतकर्ता की तरफ एफआईआर में दिया गया अविश्वसनीय बयान है। आपत्तिकर्ता ने हाईकोर्ट में पत्रकारों और अन्य आवेदकों की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वे पत्रकार के रूप में दायित्व नहीं निभा रहे थे, बल्कि लोगों को ब्लैकमेल करने का रैकेट चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम में कथित फर्जी मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली 2021 में दायर जनहित याचिका पर विचार करने से गुवाहाटी हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि जनहित याचिका को उसके सामने रखे गए तथ्यों और सामग्रियों के बावजूद बिना किसी ठोस निर्देश के निपटा दिया गया। खुद को असम का निवासी बताने वाले दिल्ली के वकील आरिफ जवादर ने वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अवैध मुठभेड़ों की जांच के लिए 16 दिशा निर्देशों के अनुपालन की मांग की। याचिकाकर्ता ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के अनुरूप असम के प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालय नामित करने की भी मांग की। याचिकाकर्ता का दावा है कि हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका की कार्रवाई के दौरान राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार लगभग 6 महीने में असम के 27 जिलों में कुल 101 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिनमें कुल 28 मारे गए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 1 वर्ष से अधिक समय में पुलिस मुठभेड़ की भारी संख्या में घटनाओं के बावजूद हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड बताते हैं कि राज्य ने पीयूसीएल मामले में अवैध मुठभेड़ों की जांच के लिए 16 दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि एसआईटी गठित करने या जांच सीबीआई को सौंपने का सवाल तभी उठेगा जब तथ्यों पर उचित मामला बनाया जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामले से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि पुलिस विभाग ने मामले में उचित कार्रवाई नहीं की या राज्य अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके दोषियों को दंडित करने के लिए उचित जांच नहीं कर रहे हैं या कि ऐसा दोषियों को बचाने का कुछ जानबूझकर प्रयास किया गया। पटना हाईकोर्ट ने नाबालिग पीड़िता की उम्र स्थापित करने में विफलता का हवाला देते हुए 2 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिन्हें 2017 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण या पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता के पिता के बयान के अनुसार पीड़िता को बीमारी के कारण इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया था। घटना के दिन जब पीड़िता इलाज कराकर अकेले लौट रही थी तो स्कूल के पास आरोपी सकल देव यादव ने उसे रोक लिया। थोड़ी बातचीत के बाद आरोपी और 3 अन्य व्यक्ति ललन यादव, गोरेलाल यादव और सकेंदर यादव पीड़िता को जबरन स्कूल परिसर के अंदर ले गए। ये आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई। एक जांच के बाद एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया। बाद में आरोपियों पर आरोप लगाए गए। उन्होंने खुद को दोषी नहीं माना और मुकदमा चलाने का विकल्प चुना। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। उन्हें अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त उन्हें आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध के लिए 3 साल का कठोर कारावास और 100 रुपए के जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा मिली। अदालत द्वारा विचार किए गए प्रमुख मुद्दों में से एक ये था कि क्या उम्र के संबंध में पॉक्सो अधिनियम की धारा 34(2) के मुताबिक उम्र का निर्धारण न करने से निष्पक्ष सुनवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता की मेडिकल जांच बलात्कार की पुष्टि करने में विफल रही। अदालत ने कहा कि विशेष अदालत ने किसी भी सहायक दस्तावेज के माध्यम से पीड़िता की उम्र की ठीक से जांच नहीं की है। अदालत ने दोनों आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए और दोष सिद्धि के फैसले
और सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा, इसलिए हमारी सुविचारित राय है कि अपीलकर्ताओं की सजा कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यूट्यूब चैनल मरूनदान मलयाली के संपादक शाहजहान इस्करिया को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किए बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि इस तरह के नोटिस में इस्करिया को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अदालत ने मामले में इस्करिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अन्य धर्मों के बीच पुजारी का अपमान करने और अपमानित करने के बेईमान इरादे से अपने यूट्यूब चैनल पर पुजारी के साथ बातचीत की। पुलिस द्वारा व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस्करिया ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A और धारा 505 के तहत दंडनीय अपराध किया। जस्टिस पीवी कुन्नीकृष्णन ने मौखिक रूप से पूछा कि इस्करिया को बिना नोटिस जारी किए गिरफ्तार करने की मांग क्यों की गई। इस्करिया ने कहा कि पुलिस ने यह सुनिश्चित किए बिना अपराध दर्ज किया कि क्या आरोप अपराध बनेंगे। उनका दावा है कि उनका इरादा कभी भी किसी धर्म का अपमान करने का नहीं है। उनके वकील ने तर्क दिया कि इस्करिया के खिलाफ समान तथ्यों पर कई मामले दर्ज किए गए। हालांकि कोर्ट ने जवाब दिया कि इस्करिया ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। वकील से यहां तक कहा कि वे अपने मुवक्किल को सलाह दें कि पत्रकारिता के 4W का पालन किया जाना चाहिए। पीठ हाईकोर्ट के अन्य एकल पीठ द्वारा दिए गए हालिया फैसले का जिक्र कर रही थी, जिसने विधायक के खिलाफ अपने बयानों के संबंध में आपराधिक मामले में इस्करिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस्करिया को उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई। सरकारी वकील ने उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस लिया। अदालत ने पुलिस को मामले में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा लोकसभा सदस्य YS अविनाश रेड्डी को अग्रिम जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली सुनीता नारेड्डी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी को आरोप पत्र की एक प्रति, साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री YS विवेकानंद रेड्डी की हत्या से संबंधित मूल मामले की फाइलों को एक सील बंद कवर में दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना की सत्तारूढ़ युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद YS अविनाश रेड्डी को दी गई गिरफ्तारी, पूर्व जमानत को चुनौती देने वाली उनकी बेटी द्वारा दायर याचिका भी शामिल थी। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को सूचित किया कि सीबीआई ने नरेड्डी की याचिका के जवाब में ना तो अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, ना ही आरोप पत्र को रिकॉर्ड किया है। जांच एजेंसी के वकील ने कहा, अंतिम आदेश के मुताबिक हमने 30 जून तक आरोप पत्र दायर किए हैं। उन्होंने कहा, सीबीआई की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए भी हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए। लूथरा ने आगे जोर देकर कहा कि केस डायरियां भी आने दीजिए, आप उन्हें संपूर्णता में देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी सामग्री है जो रिकॉर्ड में नहीं आई है। अब जब अविनाश रेड्डी के वकील ने विरोध किया तो जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि पीठ कोई आदेश पारित नहीं कर रही है। जवाब के साथ ही सीबीआई आरोप पत्र की कॉपी भी दाखिल करेगी। सीबीआई इस अदालत के समक्ष मूल मामले की फाइलें भी सीलबंद लिफाफे में पेश करेगी। उत्तर की प्रतियां याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के वकील को दी जाएंगी और उन्हें सेवा की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। येरा गंगी रेड्डी की याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था। विशेष रूप से पीठ ने विवेकानंद हत्या के मुख्य आरोपी टी गंगा रेड्डी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। यूं तो बेल आरोपी मांग सकता है, लेकिन कभी कभी जमानत मुश्किल हो जाती है। कुछ ऐसे कानून हैं जहां पर जमानत मिलना कठिन है और इसकी प्रक्रिया भी आसान नहीं है। ऐसा ही एक कानून है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के मुताबिक न्यायालय अभियुक्त को जमानत तभी दे सकता है जब वो संतुष्ट हो कि ये विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि वो इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
आइए अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से एनडीपीएस एक्ट में बेल के प्रावधान को समझते हैं। क्या जरूरत से ज्यादा समय के लिए जेल में रहना आपकी बेल का कारण बन सकता है? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस आया जहां पे जो अक्यूज थे वो एक ऐसे ट्रक में सवार थे जहां से 247 किलोग्राम्स ऑफ गांजा बरामद हुआ। अभी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस केस में आर्टिकल 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट के ऊपर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जीवन के मौलिक अधिकारों को रखा। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 37 ऑफ द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1985 के बारे में। इस धारा के अनुसार कोर्ट एक आरोपी व्यक्ति को तभी जमानत दे सकता है जब उन्हें इस बात पर विश्वास हो कि वे व्यक्ति किसी भी ऐसे आरोप के दोषी नहीं है और बेल पर जाने के बाद उनके द्वारा कोई भी ऐसा अपराध करने की संभावना नहीं है। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.